ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 पर जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार, साथ ही सभी श्रोताओं को ईद मुबारक। कार्यक्रम का आरंभ मैं करती हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास की 4 पंक्तियों से। तेरी दुनिया तेरी उम्मीद तुझे मिल जाए, चांद इस बार तेरी ईद तुझे मिल जाए, जिसकी यादों में चरागों सा जला है शब भर, उस सहर रुख की कोई दीद तुझे मिल जाए। दोस्तों, ईद उल फित्र यानी खुशी और मेल मिलाप का त्योहार। लेकिन दोस्तों, आज कोविड-19 के संक्रमण के कारण ईद की रौनक घरों तक ही सीमित है। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। भले ही हम गले नहीं मिल सकते हैं, किसी से हाथ भी नहीं मिलाना है, लेकिन मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाना है और यही इस बार की ईद का संदेश है। इस बार ईद कैसे मना रहे हैं पत्रकार जावेद खान, इस बारे में मैंने उनसे बातचीत की है। लीजिए आप भी सुनिए ये बातचीत। नमस्कार जावेद जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको और आपके पूरे परिवार को ईद मुबारक हो। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जी, आपको भी ईद उल फित्र की, आप सभी को और आकाशवाणी के दर्शकों को सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, धन्यवाद आपको और आपकी शुभकामनाएं आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही होंगी। अच्छा जावेद जी, ये बताइए कि ईद का त्योहार आप अपने परिवार के साथ कैसे मना रहे हैं? क्योंकि आजकल स्थिति थोड़ी सी अलग है। हालांकि त्योहार तो सभी मेल मिलाप के होते हैं और त्योहार का उद्देश्य ये होता है कि हम एक दूसरे के घर जाए, मिले जुले। लेकिन इस समय कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है। लॉकडाउन में भले ही ढील दी गई हो, लेकिन वायरस तो पूरा तरह से अभी भी आक्रामक है और ग्वालियर में रोजाना ही कुछ ना कुछ केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से ईद मना रहे हैं और हमारे श्रोताओं से भी क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये पूरी जो विश्व महामारी है कोविड-19 की, इससे ग्वालियर शहर भी अछूता नहीं है और यहाँ भी लगातार संक्रमण के केस मिल रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस बार ईद उल फित्र का त्योहार ईद उल फित्र न होकर ईद उल फिकर है। और इसके और क्योंकि सभी लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि कैसे भी संक्रमण से निजात मिले सभी को। मुस्लिम समाज की भी प्राथमिकता यही है कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और ईद का त्योहार भले ही खुशी का त्योहार माना जाता है, लेकिन इस बार खुशी नहीं है, केवल एक रस्म अदायगी है। जैसा कि धर्म गुरु बोल रहे हैं, सभी ऐलान कर रहे हैं, सभी अपीलें की जा रही हैं। मस्जिदों और ईदगाहों से भी लगातार ये अपीलें की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बार जो ईद उल फित्र का त्योहार है, नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ी जाएगी। और सभी लोगों से ऐलान किया गया, कहा गया है कि सब अपने अपने घरों से ईद की नमाज अदा करेंगे। तो आप अपने घर में किस तरह से मना रहे हैं इस त्योहार को? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ईद उल फित्र का त्योहार है, उससे पहले एक इबादत का महीना होता है, रमजान का महीना। इस रमजान में 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं और रोजे की बाद फिर ईद का त्योहार ईद उल फित्र, जैसे कि मीठी सेवइयों का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इस बार सबने तय किया है घर परिवार में, हमारे भी और शहर के सभी लोगों ने, कि इस बार कोई नए कपड़े नहीं पहनेगा। जो जरूरतमंद है उनको, जो हमारे यहाँ जैसे इस्लाम धर्म में प्रावधान है कि सबको ज़कात देनी है, तो यानी कि डोनेशन के रूप में जो आसपास के गरीब हैं, मजलूम हैं, मजदूर हैं, जो जरूरतमंद है, उनको ज़कात सबने दे भी दी है और ईद की नमाज से पहले ये अदा की जाती है, उसको कर भी लिया है। ऐसा भी हमारे परिवार ने भी ऐसा किया है। जो आसपास के लोग हैं, हमारे गरीब हैं, उनको ज़कात के रूप में उनको जो भी दे सकते हैं, कपड़े, राशन और नगद के रूप में दिया जाता है, वो सभी जो निर्धारित है उसके अनुसार दिया जाए, जैसी जिसकी हैसियत है। सबने अपने अपने तरफ से मदद की है। जी, बहुत बढ़िया सोच है आपकी, बहुत अच्छा दृष्टिकोण है और आप एक पत्रकार भी हैं और निश्चित रूप से उस दृष्टि से भी आप सोचते हैं, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और एक मिसाल आप सभी के सामने रख रहे हैं समाज में। तो
ईद के त्योहार की सार्थकता इस बार तभी है जब हम दूसरों की मदद करें, दान के रूप में जो हम देना चाहें वो जरूरतमंदों को दें। और जहां तक नए कपड़ों की बात है या खुशी की बात है, तो यदि मन में हम खुश हैं और किसी को दान देने के बाद शायद सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है, मन खुश होता है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, खुशी बांटने का ही त्योहार है। ईद का मतलब ही होता है खुशी, यानी खुशी अगर आपका पड़ोसी खुशी है, आपका जो निकटतम या नजदीकी रिश्तेदार या आपका भाई बंदी कोई अगर आपसे कम दर्जे का है या उसकी इनकम कम है, तो उसको मदद करके भी ईद का त्योहार मनाया जा सकता है। ऐसा सभी हमारे इस्लाम में और सभी लोगों में प्रावधान है कि पहले अपने आसपास के लोगों को खुश किया जाए, उनकी ईद मनाई जाए, उनको भी कुछ खुशी में शामिल किया जाए, जो कि इसमें अभी सक्षम नहीं है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोगों का रोजी रोजगार छीना है, तो लोगों के तमाम चीजें उनके साधन नहीं बचे, इसलिए ऐसा करना जरूरी है, तभी ईद असली मानी जाएगी। और ईद का मतलब ही है खुशियां बांटना है। तो अगर दूसरे खुश होंगे, मुस्कुराएंगे, तो हमें भी संतुष्टि मिलेगी और ईद का त्योहार सार्थक होगा। और हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे एक पत्रकार के नाते? जी बिल्कुल, हमने इस तरह की और खुद भी रिपोर्टिंग की है, जो समाज का एक बहुत अच्छा चेहरा सामने आया है, जिसमें देखने को मिला है कि जो रमजान का महीना होता है उसमें इबादत तो करते ही हैं, मुस्लिम समाज के लोग सबने रोजे रखे हैं और कड़कड़ाती धूप के बीच में जो हाईवे पे मजदूर पलायन जो कर रहे हैं, उनके लिए मदद के लिए इसमें मजहब की दीवार सामने नहीं आई। मैं देख रहा हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ के ग्वालियर के मालवा कॉलेज की बात की जाए, सुरौल रोड की बात की जाए, या सिसौली के आसपास जो हाईवे गुजर रहा है वहां से बात की जाए, तो मैंने शूटिंग के दौरान देखा है कि सभी लोग पूरी शिद्दत से मदद कर रहे हैं। जो ईदगाह हैं, मस्जिदें हैं, उन लोगों ने भी अपने आसपास जो उनका ज़कात का जो राशि होती है उसको बांटा है और आसपास के गरीबों को रमजान के दौरान ही ज़कात दे दी है, ताकि उनकी ईद सही तरीके से मन सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है और इस समय वो हमें देखने को मिल रहा है। तो जावेद जी, आप इस कार्यक्रम से जुड़े और आपने बहुत अच्छी बातें कही और कुछ ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिससे निश्चित रूप से हमारे श्रोता जिस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी। नमस्कार। ये थे पत्रकार जावेद खान। इस बार की ईद कुछ यूं मनाई जाए, इस बार की ईद कुछ यूं मनाई जाए, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आगाज हो और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है,
मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हमारे विशेषज्ञ की राय। हम ये बीमारी होने क्यों दें? हम जब भी कहीं जाएं भीड़ में न रहें, लोगों से 1 मीटर की कम से कम दूरी रखें और विशेषकर वो व्यक्ति जो खांस रहा है उससे तो ये दूरी रखनी ही है। गर्म पानी बीच बीच में पीते रहें, हाथ को अपने साफ करते रहें, सैनिटाइजर से, साबुन से, किसी से कहीं भी इधर उधर छुआ जाए तुरंत सैनिटाइजर से हाथ साफ करना है। और खास करके जो आम लोगों की जगह है वहां इधर उधर हाथ न रखें, और हाथ जब इधर उधर लग जाए तो हम अपने चेहरे को, नाक, मुंह, आंख ये सबको न छुएं उस हाथ से। कि बाजार की चीजों वगैरह को खाने के लिए जहाँ जाते हैं लोग बाग संपर्क में आते हैं, वैसी चीजों से दूर रहना है। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बुखार हो रहा हो, नजला हो मतलब नाक बह रही हो, ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधानी बरतनी है। अगर परेशानी बढ़ती है तो तुरंत स्वास्थ्य अधिकारी से मिल करके उसकी चिकित्सा कराना नितांत आवश्यक है। और श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कल यानी 24 मई का कोरोना हेल्थ बुलेटिन। जानकारी दे रहे हैं ग्वालियर के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह। 10,300 के आसपास आज तक सैंपल हो गए हैं, जिसमें से आज 125 की रिपोर्ट अभी 4 बजे तक आई है, जिसमें से कुल 9 पॉजिटिव केसेस आए हैं जो सभी बाहर से ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं या ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हुए परिवारों के केस हैं जो उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से हैं। हम सभी लोग जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको आइसोलेट करके और उनको हॉस्पिटलाइज करने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि आप लोग जब तक आवश्यक कार्य ना हो किसी भी प्रकार से घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगा लें, मास्क को बार बार ना उतारें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें। अभी जानकारी दे रहे थे ग्वालियर के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह। कोविड-19 पर यह विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर से। श्रोताओं, इंसानों की मदद तो जरूरत पड़ने पर बहुत से करते हैं, लेकिन मूक जानवरों की तरफ मदद का हाथ कम ही लोग बढ़ाते हैं। ग्वालियर के युवा कारोबारी पारस जैन पिछले 3 साल से मूक जानवरों को भोजन इत्यादि उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी वे ये नेक कार्य बराबर कर रहे हैं। इस बारे में पारस जैन से मैंने बातचीत की, आप भी सुनिए। पारस जैन जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। आप एनिमल लवर्स हैं और इंसानों का तो ध्यान बहुत सारे लोग रखते हैं और आप भी इंसानों के लिए भी मदद करते हैं, लेकिन हाँ, जानवरों के लिए आप खास मदद कर रहे हैं, तो वो क्या मुहिम है आपकी, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। जानवरों के लिए इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि वो बेजुबान है। इंसान फिर भी जाके बोल देगा अगर उसको भूख लगेगी कि मैं भूखा हूँ या कुछ भी, लेकिन जानवर तो एक सीमित दायरे में है तो वो उसके बाद वो नहीं जा सकते, अपनी को उनके पास जाना पड़ेगा। तो सही इसलिए बात है। किन किन जानवरों की आप सेवा कर रहे हैं, उनको भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, ये भी बताइएगा। हाँ, बंदरों के लिए तो मैं काफी टाइम से 3 साल से जा ही रहा हूँ। बाकी कुत्ते, गाय, सब कोई भी बेजुबान हो, मतलब ऐसा जो सामने आ जाए। अच्छा, तो बंदरों को भोजन किस तरह से उपलब्ध कराते हैं? बंदरों के लिए अपन केले लेके जाते हैं, अपन 100 से 110-20 किलो जो केले लेके जाते हैं, प्लस साथ में जो सीजनल फ्रूट हो, तरबूज हो जाए, आम मिल जाए, वो लेके जाया जाता है। तो इनका ठिकाना कहाँ कहाँ है, ये आपको पता होगा? हाँ जी, ये टिगरा के पास देवको है जी, तो एक वो है, और एक बेला की बाबड़ी है, और एक ये शिंदे की चांदनी के पास में है। अच्छा, अगर इनका ठिकाना आपको पता है, वहाँ पर आप भोजन पहुँचा देते हैं, तो निश्चित रूप से अपने उसी ठिकाने पर रहेंगे। नहीं तो जब बंदरों को या कोई भी जंगली जानवर हो और तो उन्हें भोजन नहीं मिलता है तो शहर की तरफ लपकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मैं आपको रिसेंट का ही बता रहा हूँ, ये इनका ठिकाना यहाँ मिलेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कोरोना वायरस में इतने देखे ये बंदर, तो सबसे ज्यादा जिंदगी चांदनी के एरिया वाले बहुत शहर की तरफ आ गए क्योंकि उनको वहाँ लोग ही नहीं जा रहे थे। पलायन सा करा उन्होंने कुछ बंदरों ने। लॉकडाउन की वजह से और वैसे भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहुत सारे लोग घरों में ही सिमट गए हैं, तो उन तक जो थोड़ा बहुत खाना पहुंचता होगा तो उन तक नहीं पहुंच रहा होगा, इसी वजह से वो शहर की ओर आ जाते हैं और ऐसे में कई बार वो इंसानों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, पलायन न करना पड़े क्योंकि फिर वो अपने परिवार से रास्ता भी भटक जाते हैं, वो वापस नहीं जा पाते, फिर वो बहुत चीजें खराब हो जाती हैं। और फिर कई बार कई शैतान बच्चे पत्थर भी मारते हैं, होता है, पत्थर मार देते हैं। और जानवर बेचारा मूक है होता है तो वो बोल नहीं पाते, अपना दर्द को कह नहीं पाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है जी।
और कुत्तों और गायों की सेवा किस तरह से कर रहे हैं और इसके लिए आप फंड कहाँ से जुटाते हैं? फंड का तो कोई भी हिस्सा नहीं है, कुछ भी, ये तो जो है खुद से ही है। अच्छा अच्छा ना अपन ऐसे किसी को पर्टिकुलरली बोलते नहीं है, जी या कोई अपनी ना मेरी कोई संस्था है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ। जी, अरे वाह। हाँ। यानी कि आप अपने आप से ये मदद करते हैं। हाँ, अपने आप से अपना ही पैसा खर्च करते हैं। तो आप करते क्या हैं? हाँ, मेरा गोल्ड का काम है, अच्छा। सराफा बाजार में। हाँ जी जी, तो हालांकि आजकल तो लालच इस कदर बढ़ गया है कि इंसान ये चाहता है कि पैसा कमाता ही जाए, लेकिन आप जैसे भी इंसान हैं समाज में जो इंसानों के लिए ही नहीं, मूक जानवरों के लिए भी सोचते हैं। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, अपने पे खर्च करना कौन सी बड़ी बात है। जी बिल्कुल सही बात है। और जो दूसरों के लिए जीता है, सही मायने में वही जीवन जीता है। मैं तो जानवरों को या गरीबों को भगवान का एक रूप मानता हूँ मैं। मतलब भगवान ने मौका दिया हुआ है कि यही सब है, जो इनकी सेवा कर लो बस। और खास बात यह है कि इसके लिए आप किसी से मदद भी नहीं मांगते, कोई संस्था भी नहीं बना रखी, आपका कोई ग्रुप भी नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसे नहीं है, आज है कल नहीं है, सब रखा रह जाएगा पैसे वैसे। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। जानवर जो है, चाहे वो बंदर हो, गाय हो, कुत्ते हो, ये भी हमारे इकोलॉजी का एक हिस्सा है। बिल्कुल है ना? हाँ, छोटे से छोटा जानवर, छोटे से छोटा जंतु भी इकोलॉजी का हिस्सा है और उसका भी सरवाइव करना बहुत जरूरी है, पृथ्वी के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी और इकोलॉजी के लिए भी। तो अगर हर कोई इस बारे में सोचेगा तो निश्चित रूप से ये जानवर भी खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। हमारे श्रोताओं से और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग कर सकते हैं बिल्कुल करें। जरूरी नहीं है कि अपन बहुत बड़े लेवल पर करें। मैं कह रहा हूँ एक केला खिलाओ, कुत्ते को 100 ग्राम दूध पिलाओ, लेकिन पिलाओ। ऐसे एक एक करके कोई भूखा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। और जो जानवर उत्पाती बन जाते हैं भूखे होने के बाद, वो भी नहीं बनेंगे, सब लोग अगर इस बारे में सोचेंगे तो पारस जी, आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं और आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी बात श्रोताओं से कही, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। नमस्कार। ये थे मूक जानवरों के मददगार पारस जैन। श्रोताओं, कोरोना संकट के इस काल में सभी इंडोर आउटडोर गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। टीवी सीरियल और फिल्मों की शूटिंग भी पिछले करीब 2 महीनों से भी ज्यादा समय से बंद है। ऐसे में ये कलाकार क्या कर रहे हैं, ये उत्सुकता इनके चाहने वालों को हमेशा रहती है। हमने आपको कई कलाकारों से मिलवाया। इसी क्रम में लीजिए आज सुनिए टीवी और फिल्म कलाकार रवि खानवलकर से की गई एक बातचीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ हैं टीवी और फिल्म अभिनेता श्री रवि खानवलकर। खास बात यह है कि मूलतः आप ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। रवि जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। रवि जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपके अभिनय सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या बचपन से ही आपको शौक था कि अभिनय करना है? जब मैं क्लास 3 में था, 3rd स्टैंडर्ड में जब मैं हाँ था, जी। उसी वक्त मैंने एक कव्वाली की थी। अच्छा। छोटा सा था और वो मुझे अभी भी याद है। वो मेरी कॉस्ट्यूम्स जो मैंने पहने हुए थे, सफेद रंग का चूड़ीदार पायजामा, कुर्ता, ऊपर ब्लू कलर की जो है जैकेट थी, सिर पे टोपी थी नीली, वो मैंने, तो ऐसे मुझे शौक पैदा हुआ स्टेज का। और उसके बाद फिर मैंने प्ले भी किया, सिद्धार्थ के ऊपर था। इस तरह से मेरी बचपन से शुरुआत हुई। बिल्कुल। जैसे मैं और आगे क्लास में चलता चला गया मैं, तब फिर मेरा इस ओर रुझान शुरू हुआ। अच्छा, दर्पण के सामने खड़े होकर कभी आप मुंह चिढ़ाकर या बना कर एक्टिंग करते होंगे? जी जी, कभी कभी हाँ, अपने आप को निहारता था मैं, जरूरी बात करिए, और डायलॉग बोला करता था जी। लेकिन जब मैं 11th में आया, NSD के वो एक्टर थे, वो वहाँ पर आए थे जी, और उन्हीं के छोटे ब्रदर हैं, वो मेरे मित्र थे। अच्छा। तो उनको मालूम था कि मैं ऐसी ही एक्टिंग और फिल्म के डायलॉग और ऐसा बोलता हूँ, और तो उन्हें लगा कि भाई ये भी अभिनय कर सकता है शायद। अच्छा। वहाँ डॉक्टर विमल घटक हुआ करते थे जी, उनसे मेरी मुलाकात करवाई। उन्होंने मुझसे पूछा जी कि क्या तुम नाटक करोगे जी? मैंने कहा हाँ, मैंने आज तक तो कभी किया नहीं है, लेकिन मैं जरूर करूंगा। ठीक। उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया डॉक्टर विमल घटक से, तब मैंने एक नाटक किया था उनके साथ में। वो मेरा पहला नाटक था जिसका मैंने शो किया, श्रीमती नाम से वो नाटक था। और तभी LBT, लिटिल बैले ट्रूप जो कहलाती, जो कि आजकल कला समूह कहलाता है, तो वहां से प्रभात दा देखने के लिए आए थे वो नाटक। उन्हें शायद मेरा अभिनय पसंद आया होगा, तो उन्होंने मुझे वहां पर आमंत्रित किया कि तो तुम LBT में आते हो, लिटिल बैले ट्रूप में।
जी। ऐसे मेरी मुलाकात प्रभात दास से हुई। कहिए कि मेरा पदार्पण हुआ नाटकों के अंदर, सही मानने में दर्शकों के सामने जो कहा जाता है, एक समूह जो प्रस्तुत करता है। और तब आपने शायद अभिनय को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया होगा। जी 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 बिल्कुल। तो वहां पर मैंने कई नाटक किए और यहाँ जो डांसर्स रहते थे उनके साथ मैं भी, चूंकि मेरी लगन थी, मेरा शौक था, ये बहुत पेशा तो मेरा बाद में हुआ, तो मैं बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ किया करता था, जो भी काम करता था। बिल्कुल जी। और वहाँ बहुत सारे मैंने नाटक किए, उसमें मुख्य रूप से हैं एवं इंद्रजीत हैं, बादल सरकार का। अच्छा। बादल सरकार का ही नाटक है दूसरा, अबू हसन जी। और इन नाटकों में मेरी मुख्य भूमिका ही होती थी। तो खैर इस तरह से मेरे नाटकों की शुरुआत हुई और तभी मुझे एनएसडी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। अच्छा। और फिर मेरा रुझान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ हुआ। पेरेंट्स जो है उनका भी बहुत बड़ा मेरा सहयोग रहा इसमें। अच्छा। मेरे इस सफर में जी। तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका की शौक ही करियर बन जाए। तो वही आपके साथ हुआ। जी। और मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए भी कहूंगा कि प्रभात दा का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, उनके साथ में था। तो मुझे इन लोगों को बड़ा सुनने का अवसर मिलता था। कपिला वात्सायन जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, ये लोग आते रहते थे प्रभात दा के पास। अच्छा। मैं तो छोटा सा था, मैं इन्हें सुना ज्यादा करता था। जी बिल्कुल। और उसी से ही मुझे रुचि बढ़ती चली गई। और एक अभिनेता जब थिएटर से आता है तो निश्चित रूप से वो अपने अभिनय में मज चुका होता है, क्योंकि थिएटर में स्टेज पर दर्शकों के सामने अभिनय करना एक चुनौती होती है। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब वो फिल्मों में पहुंचता है तो अपने अभिनय का जादू चला देता है। मैं ये और जानना चाहूंगी आपसे कि इस समय शूटिंग पूरी तरह से बंद है। मुझे नहीं लगता कि कभी इतने लंबे समय तक पहले शूटिंग बंद रही हो, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप है और आउटडोर इंडोर सभी तरह के कार्यक्रम बंद है, शूटिंग भी उनमें से ये एक है। तो जी आप इस समय थोड़े फ्री होंगे तो उस समय का कैसे सदुपयोग कर रहे हैं? इन दिनों देखिए जी, मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ जी, कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ, गेम्स खेलता हूँ, शतरंज का मुझे शौक है तो मैं शतरंज खेलता हूँ। घर वालों के साथ तो आप खेल ही सकते हैं, के साथ अगर आप अकेले खेलेंगे तो कंप्यूटर के साथ भी आप खेल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। तो यही मेरी गतिविधियां हैं और कुछ थोड़ा बहुत नाटकों पर इस तरह का जो इस पे चल रहा है, इन्होंने डिजिटल थिएटर जो शुरू किया हुआ है तो वो भी बीच में कभी कभी मैं देख लेता हूँ। ज्यादा मेरी रुचि है नहीं उसमें, ईमानदारी की बात ये है। क्योंकि थिएटर तो थिएटर होता है। हाँ जी। और थिएटर का मजा जो है मेरे हिसाब से मैं थिएटर में ही ज्यादा अच्छी तरह समझता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ऑडिटोरियम में जाकर ही जो रस प्राप्त करते हैं उसका अलग ही आनंद होता है। बिल्कुल सही बात है। आजकल के बहुत से युवा जो चाहते हैं कि वो मॉडलिंग से शुरुआत करें और अभिनय की दुनिया में जाए, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर जाएं, मॉडलिंग करें, जरूर करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सारी चीजों के लिए मुझे सिर्फ एक चीज लगती है कि क्या होता है कि हम जो है ग्लैमर जो हम जब देखते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि क्योंकि दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते। बिल्कुल सही बात है। जी, आप जो भी काम करना चाहते हैं तो सोच समझकर निर्णय लें। बिल्कुल सही। ये न देखें कि वो व्यक्ति उस जगह पर है इसलिए एक दिन मैं भी उस जगह पर हूँगा। बिल्कुल जाए वहां तक। उसके लिए है कि आपको अपने आप को आंकना, अपना विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, सही बात, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या वाकई आपकी उसमें रुचि है? क्या वाकई आप में वो रुझान है? तब तो सही बात। तब आप बिल्कुल जाएं, अदरवाइज आप भटक जाते हैं। सही बात है। और जैसे सीधे मुंबई पहुंचकर स्ट्रगल शुरू करें तो वो भी मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या है, पेशेंस चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात है। आप तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर बॉलीवुड तक पहुंचे हैं। आपने थिएटर से शुरुआत की, फिर आप एनएसडी में मजे, वहां पर एक छात्र की तरह से अभिनय कला के गुर आपने सीखे और उसके बाद फिर आप बॉलीवुड में पहुंचे, अब अभिनय कर रहे हैं। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी अपने लगन के कारण आप बढ़ते रहे आगे और आज इस मुकाम पर हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान करके। अच्छा रवि जी, कुछ गाते गुनगुनाते भी हैं क्या? संगीत का शौक भी है आपको? नहीं, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग था। मैं आपको बिल्कुल, आपको इतनी हंसी आ रही है तो हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि गाने के नाम से आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? जी। हुआ यूँ कि फर्स्ट ईयर में अब जब मैं क्लासेस हो रही थी एनएसडी में
तो मुश्किल से 7-8 दिन हुए होंगे या 10-12 दिन हुए होंगे क्लासेस को लेकर, 1 या 2 वीक गुजरे होंगे। म्यूजिक क्लास चल रही थी जी। मैं सबसे आगे बैठता था और क्लास में और मैं गाता था। म्यूजिक क्लास होती थी, मैं भी बड़े उससे गाया करता था जोर शोर के साथ। और चूंकि मैं एक्टर हूँ तो मुझ में वो झिझक नहीं है बिल्कुल भी कि मैं बेसुरा गा रहा हूँ या सुर में गा रहा हूँ। तो जिसे कहा जाता है कि एक्टर जो है बेशर्म होता है। तो मैं बिंदास तरीके से गाता था। मैं आगे बैठा हुआ था, उन्होंने अपना हारमोनियम रोका, बाकी भी क्लास के सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। मुझे वहाँ पहले रविंद्र कहा जाता था, मुझे रवि कहा जाता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रविंद्र थोड़ा उधर पीछे चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं समझ चुके हैं, बिल्कुल सही हूँ। तो बोले नहीं रविंद्र उधर जाओ, थोड़ा पीछे वहाँ से बैठ जाओ, तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई आती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा जी सर, आपको मेरी आवाज सुनाई आती है, लेकिन मुझे सर हारमोनियम के सुर नहीं सुनाई आते हैं, इसलिए मैं आगे बैठा। बोले तुम बैठते हो रविंद्र, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुम जो गाते हो और जो सुर, तो मैं खुद सुर भूल जाता हूँ कि कौन सा सुर लगा रहा हूँ, क्योंकि तुम इतनी तेजी से गा रहे होते हो, मुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं आती है। क्लास के भी सारे लोग हंस पड़े हुए, बात तो सही है। तो बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ पीछे जाओ, पीछे तो बैठो। सर मैं सीखने आया हूँ, ये देखिए मेरी शिद्दत देखिए। मैंने कहा मैं सीखने आया हूँ सर, पीछे बैठूंगा तो मुझे हारमोनियम के सुर सुनाई नहीं आते हैं, इसलिए आप यही बैठने दीजिए, मैं यही से गाऊंगा। तो बोले या तो रविंद्र अब एक काम कर लो, या तो तुम आगे बैठा करो, या फिर किसी और से कहते हैं वो क्लास ले लिया करेगा यहाँ आकर। भाई मैं तो नहीं सिखा सकता। मैंने कहा सर ठीक है, मैं ही पीछे चला जाता हूँ। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको कि इतना होने के बाद भी मैं वो जुनून मुझ में है। हाँ, और मैंने स्टेज पर सोलो भी गाया हुआ है। अच्छा, मैंने डुएट भी गाया हुआ है। अरे वाह, रिहर्सल ऑब्वियसली तो मैं रिहर्सल जरूर किए, थिएटर में रिहर्सल होती है जी। तो वो भी मैंने किया हुआ है, डुएट भी गाया हुआ है मैंने, और वो भी एक क्लासिकल सिंगर के साथ गाया। अरे वाह, अच्छा गाती है। गाना नॉर्मल था, लेकिन वो सिंगर के साथ भी मैंने गाया हुआ है। कहने का मेरा मतलब वो बात मैंने इसलिए ये कही है, चाहे तो कर सकते। तो अब आप तो पंक्तियां गुनगुना भी दीजिए सोलो गीत की। ये आप मुझसे बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि फिर कहेंगे लोग, यही कहेंगे कि इससे अच्छा आप गाते नहीं, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा था, या कि हम अपना जो भी रेडियो पे ट्रांजिस्टर पे जो भी हम सुन रहे हैं, क्या हम ऑफ कर दें क्या इसको? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपकी सारी बातचीत बहुत गौर से हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और बहुत कुछ उन्हें सीखने को भी मिलेगा। और यदि वो अभिनय के क्षेत्र में जाना भी चाहते होंगे या नाटक करना चाहते होंगे तो भी उन्हें प्रेरणा मिलेगी। और आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे टीवी और फिल्म कलाकार श्री रवि खानवलकर से की गई बातचीत को आपने ध्यान से सुना, अभिनय के कुछ गुर भी सीखे होंगे। और वैसे भी आजकल थोड़ा सा खाली समय है आपके पास, तो कुछ अभिनय के जो गुर है वो आप आजमा भी रहे होंगे और अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार वालों को भेज रहे होंगे छोटे छोटे वीडियो बनाकर। खैर, अब घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि मैं आपसे अनुमति लूं। खैरियत से हूँ मैं मेरे शहर में, तुम अपने शहर में अपनी हिफाजत रखना। खैरियत से हूँ मैं मेरे शहर में, तुम अपने शहर में अपनी हिफाजत रखना। किसी का हाथ छूना नहीं, पर किसी का साथ छोड़ना भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अब अनुमति दीजिए आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के लिए आभा गुप्ता को। नमस्कार।